क्लास केमिस्ट्री। हो गया शुरू। हाँ देखिए, आज हम लोगों को जो है केमिस्ट्री पढ़ना है। तो 9th क्लास में सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को पदार्थ के बारे में पढ़ना है, पदार्थ की विशेषताएं, उसका वर्गीकरण, उसके जो है गुण सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि पदार्थ किसको कहेंगे, क्या है पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं। कहता है कि पदार्थ जो है वह होता है जिसका द्रव्यमान होता है, भार होता है, जगह छेदता है या घेरता है, और हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसके अस्तित्व का अनुमान लगाते हैं, अनुभव करते हैं, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। अब जैसे जो भी चीज हमारे चारों ओर दिख रहा है ये सभी पदार्थ है। एक तरह से लकड़ी जो है क्या है, पदार्थ है, मिट्टी पदार्थ है, लोहा क्या है, पदार्थ है। इसी तरह से जो हमारे चारों जो चीज दिखाई दे रहा है, दूध है, पानी है, लकड़ी है, मिट्टी है ना, ये सभी जो है पदार्थ है। तो हवा भी पदार्थ है, हवा भी जगह छेदता है, हवा में भी भार है। तो हम अनुभव भी करते हैं, हवा जब बहता है तो जो है भारी भारी चीजों को ठेल देता है, गिरा देता है। हवा को यदि भर करके तौला जाए, पहले खाली तौल लिया जाए और भर करके भी तौलेंगे भर करके, तो उसका वजन बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। आपके घर में सिलेंडर में गैस आता है भरा हुआ, लिखा रहता 14 किलोग्राम या उससे कुछ ज्यादा लिखा रहता, इसका मतलब उसमें वजन है, गैसों में वजन होता। अलग अलग गैसों के अलग अलग वजन है। हाइड्रोजन गैस हल्की गैस है, तो उसका जो है वजन जो है दूसरे गैसों की तुलना में जो है कम होता है। हल्की गैस है, हवा से हल्की गैस है, वायु से हल्की गैस है, इसीलिए बैलून में हवा भरा जाता है तो ऊपर की ओर खींचता है, तो हल्की गैस है ये। तो हम लोग जान गए हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो सब पदार्थ है। समझ गए ना, जितनी चीजें दिखाई देती है अगल बगल सब क्या है, पदार्थ है। हमने अभी बताया उसका उदाहरण। तो अब रह गई बात कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ से वस्तु बनता है। मान लीजिए कि मिट्टी एक पदार्थ है, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा एक वस्तु, सुराही बनता है, या मिट्टी के बहुत सारे सामान बनते हैं। उसी तरह से लकड़ी एक पदार्थ है, लेकिन लकड़ी से बना हुआ ये बेंच, डेस्क है ना, सब जो है लकड़ी के जितने सामान बन रहे हैं सब क्या है, वो वस्तु है। लकड़ी पदार्थ है, लेकिन लकड़ी से बने हुए बहुत सारे जो भी चीज हम देख रहे हैं इधर उधर, घर के दरवाजा का जो पल्ला है, या बेंच है, डेस्क है, स्टूल है, ये सभी लकड़ी के ही बने। अलमीरा है, ये सब लकड़ी के ही बने हैं। तो ये सब क्या हो गया, वस्तु हो गया। लेकिन उसमें दो तरह की बातें हो सकती है, सिर्फ लकड़ी और लकड़ी में कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। कभी कभी तो पूरी तरह से लकड़ी का ही जो है होता है, जैसे
पहले गांव में जो है चौकी जो बनता था सोने वाला चौकी, तो उसमें कांटे की जगह पर लकड़ी का ही कांटे जैसा बना करके उसको ठोका जाता था कोनों पर। लेकिन आज जो है हम लोग क्या करते हैं, लोहे की कांटे का भी उसमें उपयोग करते हैं। तो उस वस्तु के निर्माण में ये जो है सिर्फ एक ही पदार्थ से भी वस्तु बनता है एवं दूसरे पदार्थों के सहयोग से भी उस वस्तु का निर्माण होता है, दोनों चीज है। तो हम लोग जो इस चीज को जान गए हैं कि पदार्थ से वस्तु का निर्माण होता है। ऐसा कहा भी गया है, भारत के तथा यूनानी प्राचीन दार्शनिकों, ऋषियों, मुनियों के द्वारा कहा गया था कि क्षितिजल पावत गगन समीरा। क्षितिजल पावत गगन समीरा जो का मतलब क्या हो गया, क्षिति माने पृथ्वी होता, जल हो गया, गगन माने आकाश हो गया और समीर माने हवा हो गया। तो ये सभी पावक माने अग्नि, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है। इन्हीं 5 तत्वों से संसार के सभी चीजों का जो है निर्माण हुआ है। सभी वस्तुएं जो है 5 तत्वों से ही बनी है। इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे जो भी प्रकृति में है। ऐसा प्राचीन दार्शनिकों, फिलोसफर के द्वारा जो है ऐसा माना गया और आज भी हम लोग मानते हैं। तो आदमी जलता है, जलाया जाता है, तो कहता है डेड बॉडी को जब जला देते हैं तो कहता है कि 5 तत्व में विलीन हो गया। समझे कि नहीं? आदमी उसको बोलता है। आग में जो फैल गया, आकाश में भी चला गया, पानी में भी जाता उसका अंश, मिट्टी में जाता है, धरती में भी जाता है, सब जगह जाता है। इसीलिए मृत शरीर को जब जलाया जाता है तो कहता है कि 5 तत्वों में विलीन हो गया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी पदार्थ है ये कहा जाता है कि 5 तत्वों से बनी। हम लोग जो इस चीज को जान गए। अब कहता है कि उसका जो पदार्थ जो है हम अपनी नग्न आंखों से उन पदार्थों को देख सकते हैं अथवा अनुभव कर सकते हैं। जो भी पदार्थ है उसको देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम अपनी नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे हवा है, वायु है, वायु को हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन वायु भी क्या है, एक पदार्थ है। वायु जो है बड़े बड़े घर को भी गिरा देता है। हवा का उसका झोंका जब आता है ना, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां पलट जाती हैं, नाव उलट जाता है पानी में, जहाज उलट जाते हैं, हवाई जहाज गिर जाते हैं उसके तेज हवा से। तो ये सब क्या है, वायु जो है देख नहीं सकते, लेकिन वह जो है पदार्थ है, उसमें भार है, उसमें जो है वह भी जो है जगह छेदता है, सब हम आपको पहले बता चुके हैं। अब उसमें जो है दोनों तरह का गुण होता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण कहने का मतलब जो हम बाहर से उस चीज को देख रहे हैं और उसमें गुण दिखाई नहीं दे रहा है, तो आंतरिक गुण हो गया। एक बाहरी गुण हो गया जिसको बाहर गुण कहेंगे, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। एक हो गया एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, वह जो है गुण यानी भौतिक गुण। एक होता है उसका रासायनिक गुण। तो बाहर जो भौतिक गुण है उसको हम देख करके, छू करके उसको हम अनुभव करते हैं कि ऐसा है वो पदार्थ। लेकिन उसके आंतरिक गुण जो होता है देखने से पता नहीं चलेगा जब तक उसके बारे में उसका स्वाद नहीं लेंगे या उसके अंदर जो है आंतरिक जो है गुण होता है, विशेषताएं होती है। जैसे मान लीजिए कि चीनी है।
चीनी का चूर्ण बना दिए और नमक का भी चूर्ण बना दिए, और उसको कोई कहेगा दे दिया जाए, अब खुली आंख से भी कह देगा कि बताओ कौन चीनी है कौन नमक है, पता नहीं चलेगा। देख रहे कि है पदार्थ तो है, लेकिन कौन चीनी है कौन नमक है ये कहना मुश्किल है। दोनों ही रवादार पदार्थ है, चीनी और नमक दोनों क्या है, रवादार पदार्थ है, और दोनों जो है क्रिस्टल है, रवा है। अब रह गई बात, उसको हम पता कैसे करेंगे क्यों? अब उसके स्वाद को देखेंगे। स्वाद जब चखते हैं जीभ पर रख करके, तो जो नमक जो होता है वो नमकीन होगा। तो ये नमकीन होना क्या है, नमक का आंतरिक गुण हो गया, है ना। अब भौतिक गुण क्या है, वो जो है रवादार हो गया, पदार्थ हो गया, ठोस पदार्थ है। और चीनी जो होता है उसको हम जब जीभ पर रखते हैं, चीनी के रवों को या उसके चूर्ण को, तो वह मीठा लगता है। इसका मतलब है कि चीनी का जो आंतरिक गुण है उसमें वो मिठास होती है, वो आंतरिक गुण हो गया। तो नमकीन होना या मीठा होना ये सब जो है पदार्थ के क्या है, आंतरिक गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टीज है। अब जो है हम लोग आंतरिक गुण जो है और भौतिक गुण जो बाह्य गुण है उन चीजों के बारे में जानेंगे। अब कहता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, अगला चीज जानना है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ आगे चलता है इससे, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप का मतलब होता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या है। पहला तो कहता है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, पदार्थ कणों के मिलकर के बना। पहला कहता है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों के मिलने से बना है। कोई भी पदार्थ जो हम देख रहे हैं प्रकृति में, नेचर में, वो सूक्ष्म कणों से बना। कोई भी पदार्थ जो है, चाहे वह लोहा हो या लकड़ी हो या मान लीजिए कि मिट्टी है, कोई भी पदार्थ है, या आपको जल है, ये सभी चीजें सब पदार्थ है, लेकिन ये सूक्ष्म कणों से बना। कण इतना छोटा है कि उसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहता है कि वर्षा की जो एक बूंद होता है, पानी की एक बूंद, उसमें एक जल बूंद में 10⁻22 कण होता। वर्षा के एक बूंद में, एक बूंद जल में 10⁻22 कण होते, एक बूंद जल में, समझे। एक बूंद पानी होता है, एक बूंद, ये देखिए ये एक बूंद हो गया। तो इस एक बूंद में जो है 10⁻22 जो है उसके क्या है,
सूक्ष्म जो है उसके अंदर कण होते हैं। इसके मिलने से ये जो है पानी की बूंद जो है बना। वास्तव में पानी की बूंद जो होता है वो स्फेरिकल होता है, लेकिन जब गिरता है तो लगता है ना कि ऊपर की ओर उठा होता है। तो कहा जाता है कि उसकी संख्या जो है अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो भी चीजें हम देख रहे हैं प्रकृति में, नेचर में, वह सूक्ष्म कणों से बना। जैसे हमने कहा कि एक बूंद जल होता है, वर्षा का गिरता है, टपकता है, उसमें इतना कण होता है 10⁻22, तो बहुत जो है ज्यादा होता है। अब बताइए एक छोटा सा पानी की बूंद में इतना जो है पार्टिकल है, इतना कण है, तो बड़े बड़े जो है कोई भी चीज होता है, किसी चीज का पदार्थ का या कोई वस्तु बना हुआ, तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे। बहुत ज्यादा जो है सोचने पर जो है आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्या कहा जाए, कि कितना उसके अनंत असंख्य जो है उसमें कण हो जाएगा, उसकी गणना जो है मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए, उन कणों को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कहता है कि पानी के अंदर यदि हम नमक या चीनी को घोल देते हैं, ठीक है, पानी या चीनी, पानी के अंदर चीनी को घोल देते हैं, तो चीनी जो है पानी के अंदर समावेशित हो जाता है। सुन रहे हो? मान लो कि ये बीकर है, इस बीकर में जल है, अब इसमें चम्मच से इसमें गिराते हैं और इसको चिन्ह लगा दिए। अब इसमें यदि हम चीनी डालें या नमक डालें तो आप बोल दें तो उसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता, बढ़ता नहीं है उसका जो जल का जो सतह है, जहां तक चिन्ह था। अब मान लीजिए कि 1 चम्मच 2 चम्मच, जब तक उसमें घुल रहा उसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक चीनी घुल जाएगा, सॉलिड जो घुलता है किसी घोलक में, सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, और जो घुलाता है अपने में सॉल्वेंट करते हैं। अब दोनों के मिलने से सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, जिसको घोल कहते हैं। तो हम यहां कह रहे हैं कि पानी की एक निश्चित मात्रा में हम यदि चीनी डालते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच भी, और चलाते हैं तो घुल जाता है। इसका मतलब अच्छा, उसके आयतन में वृद्धि नहीं होता, वजन में तो वृद्धि हो जाएगा। यदि जितना हम पानी लिए हैं और उसमें हम चीनी डालेंगे, 100 ग्राम चीनी घुल गया, तब पहले की मात्रा में 100 ग्राम ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो लेकिन उसके स्तर में वृद्धि नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें जब तक वह घुलता है सॉलिड, तो उसमें अंतरकोशिकीय स्थान होता है, समझ गए? उसमें जो है रिक्त स्थान होता है, उन रिक्त स्थानों में जो है जल के अणु जो है उसके अंदर जो है फैल जाते हैं, और जल के अंदर जो है उसके अणु फैल जाने से उसके देखना जो है मुश्किल होता है। उसके अंदर जो है ये फैल जाते हैं उसके अणु। और अब जैसे मान लीजिए कि यदि चीनी हम घोले, 2 चम्मच चीनी घोले हैं, उसके स्तर में कोई अंतर नहीं हुआ। इसका मतलब जो अंतर अणुओं के बीच में अंतर आणविक
स्पेस, तो वह जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है उसमें वो समाहित हो गया, जिसके चलते उसका जल स्तर ऊपर नहीं उठता। समझ गया कि नहीं? तो ये जल स्तर ऊपर नहीं उठता है, उसी में जो है भर गया। अब ये प्रक्रिया पूरे जल में फैल जाता है सॉलिड। जितना ऊपर में मिठास लगता है उतना ही नीचे भी मिठास लगता है, बीच में भी लगता है। यदि कम मात्रा है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसको ज्यादा जल में उसको हम डालेंगे तो उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, लेकिन वह सभी जगह फैल जाएगा। कहने का मतलब जो है उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है जिसमें वो सभी जगह जो है वो फैल जाते हैं उसके अणु, जिसके चलते उसका जो स्तर है ऊपर नहीं आता है। और यदि उसकी मात्रा को दूसरे ज्यादा मात्रा वाला में डाल देंगे तो उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा और उसमें वह मिठास पहले जैसी नहीं रह जाएगी, लेकिन सभी जगह उसके अणु फैल जाएंगे। उसकी मिठास जो है ना, दूसरे जल में डालेंगे ज्यादा जल में तो उसकी मिठास और कम हो जाएगी, वो तनु हो जाएगा जल। वह जो सॉल्यूशन है ना घोल और तनु हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा जल में उसको हम डालें। तो इस चीज का जो है पता लगता है कैसे, उसको हम स्वाद को चखते हैं तब पता चलता है। यदि सॉल्यूशन जो बना है गाढ़ा होता है तो हम सांद्रित घोल करते हैं, तो वह जो है वह ज्यादा मीठा लगेगा, नमकीन लगेगा, तो वह सांद्रित घोल हो गया। और यदि हम ज्यादा पानी में डालेंगे उसको तो पूरे जल को जो है वो फैल जाएगा जल में, तो वह जो है पहले की तुलना में वो कम सांद्रित होगा, यानी तनु हो गया। सब जगह सभी भागों में वो फैल जाता है समान रूप से, एक समान घुल जाता है। अब पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। इस चीज को हम लोग जो समझ गए हैं कि अणुओं को जो घुल है उसको घुलाते हैं, तो ज्यादा जितना जल में घुलाएंगे वो सभी में फैलेगा और उसका कंसंट्रेशन पहले की तुलना में घट जाएगा, यानी और तनु होता जाएगा जब उसकी ज्यादा मात्रा में डालेंगे। अब कुछ जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान का मतलब होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात होती है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कैसे हम जानेंगे? हमने अभी बताया था कि यदि मान लीजिए कि 500 ml जल है और उसमें जो है 4 चम्मच चीनी डाले हैं, उसको घुलाए तो घुल गया, तो घुल गया तो आखिर कहाँ गया ये चीनी का जो है घुलने से उसके लेवल जो पहले जो हम चिन्हित किए हैं, मार्क मारे हैं, उससे ऊपर नहीं जाता है। इसका मतलब जो है उस अणुओं के बीच में स्पेस है जिसको हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो अंतर आणविक स्पेस जो होता है या अंतर पार्टिकल स्थान जो होता है, उनके बीच में जो स्थान होता है उसमें अणु जो है समाहित हो जाते हैं, जिसके चलते वह जो है उसका स्तर जो है नहीं बढ़ता है। तो हम लोग जो इस चीज को जान गए हैं। इसी प्रकार से जो है और भी चीजों को हम इस चीज को जान सकते हैं कि जैसे जल में अंतर आणविक स्थान होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, उसी तरह से और भी दूसरे तरल पदार्थों में भी हो सकता है। रिक्त स्थान होता है उन कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस।
उसी में समाहित हो जाता है। ये जो पदार्थ आप मिला रहे हैं, बुला रहे हैं, वो उसी में समाहित हो जाता है। अब कहता है कि पदार्थ के कण गतिशील होता है, निरंतर गतिशील होता है, कंटिन्यूअस जो है उसमें मूवमेंट होता रहता है। पदार्थ के कणों में, पदार्थ के कण जो होते हैं उसमें मूवमेंट होता है। लेकिन देखिए किस पदार्थ के कण में मूवमेंट होता है? गैसियस जो मैटर है उसमें सबसे ज्यादा उसके अणुओं में मूवमेंट होता है। सबसे ज्यादा माने मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है किसमें? गैसों के अणु। गैस के अणु जो है बहुत तीव्र गति से वो जो है मूव करते हैं। ये कैसे पता चलेगा? हम कमरे में एक कोने में जो है अगरबत्ती जला दें या ईथर के शीशी को खोल दें तो उसमें से गंध आने लगता है। दूसरे कोने में भी उसका गंध पहुंच जाता। अगरबत्ती का जलने वाला जो गंध है या इत्र जो होता है, सेंट जो होता है, उसका ढक्कन जो खुला रहता है तो वह सेंट जो है फैलने लगता है और कमरे के दूसरे भाग में भी वह गंध पहुंच जाता। तो ये क्या हुआ? गैस में मूवमेंट हो रहा है उसके अणुओं में, जिसके चलते उसके अंदर डिफ्यूजन हुआ। उसके जो पदार्थ है डिफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि गैसों में जो है उसके अणु जो है मूव कर, गैस के अणु जो है मूवमेंट होता रहता है, इसीलिए तेजी से उसमें डिफ्यूजन होता है। अब मान लीजिए कि लोहा, तो लोहा के अणु में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। अब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने से लोहा जो है सॉलिड होता है। जितने ठोस हैं उसमें जो है ये ठोस के अणु क्यों बंधे होते हैं? क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण जो है उसके अणु जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण अणु जो है बंधे होते हैं, तो वह उसके चलते वह पदार्थ जो है ठोस रूप में होता है। द्रव जो होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो गैस की तुलना में जो है कुछ ज्यादा होता है। ये जो है बहने वाले होते हैं, ठोस और गैस दोनों होता है, बहने वाले होते हैं। हम लोग उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले तो हम कह रहे थे कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। खास करके गैसों के जो पदार्थ हैं, गैस जो पदार्थ है उसके अणु तेजी से गतिशील होते हैं। पदार्थ में तीन चीज हो गया, द्रव और गैस। तो गैस के जो पदार्थ के अणु हैं वो तेजी से गतिशील होते हैं। द्रव के जो अणु होते हैं उतनी तेजी से गति नहीं करते हैं, ये बढ़ने वाले होते हैं। गैस भी बहने वाले होते हैं और ठोस के अणु जो होते हैं इतने ज्यादा बल के प्रभाव से जुड़े होते हैं कि वो जो है पूरी तरह से सॉलिड स्टेट में होता है। तो हम लोग जो है जैसे एलपीजी, अब एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है, कमरे में तो गंध आने लगती है दूसरे जगह। एलपीजी गैस में मिला रहता है एथिल मार्केप्टम। एथिल मार्केप्टम के मिले होने से वो जो है गंध हमको पता लग जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। एलपीजी गैस में कोई गंध नहीं होता, लेकिन एलपीजी में मिक्स कर दिया जाता है एथिल मार्केप्टम को, जिसके चलते जब रिसाव होता है तो उसको गंध को हम जो है आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान जाते हैं कि गैस का रिसाव हो रहा है, तो तुरंत हम लोग जो है सावधान हो जाते हैं। तो एथिल मार्केप्टम जो होता है उसके होने से हम जो है उसके गैस के रिसाव का पता लगा लेते हैं। तो यहाँ कैसे फैल गया? गैस जो है एक जगह से दूसरे जगह जो जा रहा है तो गैस के अणु में गति होने से ही एक जगह से दूसरे
कि विसरण क्या है। विसरण डिफ्यूजन किसको कहते हैं? कहता है कि गैस में जब कोई गैस दूसरे गैस में पूरी तरह से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो इस मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिफ्यूजन। दो विभिन्न प्रकार के गैसीय अणु को या दो विभिन्न प्रकार के द्रव अणु को या दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ को पूरी तरह से जो मिल जाते हैं, तो इसके मिलने की प्रक्रिया को हम विसरण करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बर्तन है, इस बर्तन में हम जो है इंक का जो है एक बूंद इंक या इंक का टुकड़ा उसमें डाल दें, तो धीरे धीरे इंक जो होता है घुलने लगता है और पूरा जल में वह फैल जाता है। तो ये जो फैल गया इंक के अणु, तो विसरण के चलते ये सब। यदि इंक के अणु का यदि विसरण नहीं होता जल में तो नहीं फैलता। इसका मतलब है कि यहाँ इंक जो है दो तरह का हो सकता है। एक सॉलिड स्टेट में भी होता है इंक की गोली, एक होता है लिक्विड होता है इंक। तो यदि हम इंक द्रव अणु को मिलाते हैं तो उसमें भी मिक्सिंग हो जाता है, द्रव में ठोस को मिलाते हैं तो उसमें भी मिक्सिंग होता है। तो ऐसा गैस में मिला देने से भी मिक्सिंग होता है। हवा गैसों का मिश्रण, हवा में भी गैस मिलते हैं तो आसानी से विसरण उसके अंदर हो जाता है, फैल जाता है ये गैस। तो हम लोग जो इस चीज को जान गए हैं कि पानी के अंदर जो है कोई दूसरे तरल पदार्थ को डाल देते हैं, तो यदि उसमें घुलता है तो विसरण के चलते समूचे भाग में वो फैल जाता है। उसी प्रकार से गैस को गैस में भी खोला जाए तो पूरी तरह से जो है उसके मिश्रण जो है गतिशीलता के कारण, अणुओं की गतिशीलता के चलते, मूवमेंट के चलते पूरे भाग में वो फैल जाता है, जिसके चलते वो इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं, तब एक समान हो जाता है। तो विसरण हम लोग समझ गए कि विसरण जो है क्या होता है। अब है टाइम हो गया, ठीक है, धन्यवाद। अब दूसरे दिन क्लास होगा, ये